नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू हुई है, हर कोई अपने हिसाब से अंदाजा लगा रहा है। किसी के हिसाब से 29 मंत्रियों का पत्ता कटना तय है, कोई अपनी 15 मंत्रियों की लिस्ट लेकर बैठा है कि भाई साहब ये तो मंत्रिमंडल में आने तय है। लेकिन कुल मिलाकर ज्यादातर लोगों को असल में पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है। अरे भैया, अब तक यही नहीं पता मंत्रिमंडल विस्तार कब होने वाला है, तो कौन आएगा कौन जाएगा, इसके ऊपर बहस करना एक तरीके से थोड़ा सा मुझे एग्जेजरेशन लगता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस हद तक पत्ते अपनी छाती के लगाकर रखते हैं, उसको जान पाना लगभग असंभव सा होता है जब तक कि वो टास्क पूरा ना हो जाए। लेकिन इस बीच दो खबरें हैं जिन पर सबकी नजरें बनी हुई है। पहली, वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदीप सिंह जी, उन्होंने एक वीडियो बनाया कि शायद राजनाथ सिंह जी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगले राष्ट्रपति के कैंडिडेट हो सकते हैं। और एक दूसरी खबर है कि अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। उप प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई पोस्ट होता नहीं है, लेकिन जिस नाम के आगे ये लिखा जाता है, यह माना जाता है कि वो सरकार में नंबर 2 है। तो क्या अमित शाह को सरकार में नंबर 2 है यह बताने के लिए उप प्रधानमंत्री पद का पद दिया जाएगा? क्या यह होगा या नहीं होगा, और होगा तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, कितनी सत्यता है इस खबर में, इस पर तो चर्चा करूंगा ही। लेकिन उससे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अमित शाह ने वो कौन सा काम किया है कि जब अब यह लगने लगा है कि जो धारा 370 अमित शाह ने हटाई थी। हमेशा ये माना जाता है, ये टैग अमित शाह के साथ जुड़ा हुआ है कि धारा 370 हटाने का होमवर्क अगर किसी ने किया वो अमित शाह ने किया। तो अब धारा 370 का किया हुआ उनका वो काम शायद छोटा लगने लगा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर कोई व्यक्ति सही में एज अ होम मिनिस्टर एक लेगेसी क्रिएट कर रहा है तो वो आज के समय में अमित शाह है। जो उन्होंने टास्क हाथ में लिए हुए हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि भारत की दशा और दिशा और राष्ट्रीय सुरक्षा हमेशा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से तब्दील हो जाएगी। भारत के सबसे लंबे सर्विंग होम मिनिस्टर हैं आज के समय में अमित शाह। तो उन सब चीजों पर तो चर्चा करता हूं, उन सब चीजों पर चर्चा होगी कि क्या क्या है अमित शाह ने वो टास्क हाथ में लिए हैं कि अब 370 छोटा लगने लगा है। कि ठीक है वो तो हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है क्या, इस बारे में तो कभी सोचा भी नहीं। देखिए 370 हम इसलिए जानते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि हमें करना है, राम मंदिर है, 370 है, यूसीसी है। लेकिन वो चीजें जहां शायद एक आम पब्लिक की नजर नहीं जाती थी, वो टास्क जो है वो अमित शाह अब हाथ में ले रहे। अब पब्लिक को पता लग रहा है अच्छा ये भी होता है क्या, तब समझ आ रहा है कि उनके सिग्निफिकेंस कितने बड़े हैं। सबसे पहला, चिकन स्नैक। आज तक हम ये मानकर चलते हैं कि चिकन नेक की चौड़ाई 22 किलोमीटर है, यही पढ़ा है हमने कि 22 किलोमीटर है। तभी वो आए बाएं शायद से कोई भी बोल देता है, सीआई हो, आईएसआई हो, जमात हो, यूनिस हो, पाकिस्तान हो, कि भैया हम तो चिकन नेक पे कब्जा करेंगे। चिकन नेक से मात्र 60 किलोमीटर दूर डोकलाम में चाइना आ गया था, वो भी वहां पर नजर रखना चाहता था उस चिकन नेक के ऊपर। लेकिन गृह मंत्री रहते हुए उस 22 किलोमीटर को आधिकारिक रूप से 42 किलोमीटर ऑलरेडी कर दिया गया है, और 2 किलोमीटर और बढ़ना है, 44 किलोमीटर हो गया। यानी एक गोली नहीं चली, कहीं इन्वेजन नहीं हुआ, किसी की धरती पे कब्जा नहीं हुआ, और 42 किलोमीटर चौड़ा कर दिया गया। कैसे? सबसे पहली, जो 22 किलोमीटर ये बताया जाता है कि 22 किलोमीटर का चिकन नेक है, असल में वो 22 किलोमीटर वो इलाका है जिसके ऊपर भारतीय फौज या कहे बीएसएफ है, फौज है, जो भी एजेंसीज हैं, वो आधिकारिक रूप से वहां पे पेट्रोलिंग करती हैं, उसको अपने अंडर रखती हैं। लेकिन वो चिकन नेक की चौड़ाई उससे असल में कहीं ज्यादा है। 3 साल पहले लगभग होम मिनिस्ट्री में एक बैठक होती है कि किस तरीके से इसको सुनिश्चित किया जाए, सुरक्षित किया जाए। तो उसके बाद यह तय किया गया कि सबसे पहले यहां से बीएसएफ हटाई जाए। वहां पे जो आर्म फोर्सेस है यानी सेना है वो वहां पर तैनात होगी, और चिकन नेक को सेना के द्वारा उसको सुपुर्द किया गया, सेना के द्वारा सुरक्षित किया गया। उसके बाद वहां पर जो एक ऑपरेशन रीशेप चिकन नेक करके एक लॉन्च किया गया कि इसको रीशेप करना है हमें। जब उसकी सैटेलाइट फुटेजेस से बहुत सारी जानकारियां ली गई, उसको मैपिंग किया गया, तो ये पता लगा असल में 22 नहीं 42 किलोमीटर है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की टोपोग्राफी है, जिस तरह का टेरेन है, जिस तरह नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, सब कुछ है, तो भैया हम असल में पूरे के पूरे चिकन नेक जो भारत का हिस्सा है, हम उसको गवर्न ही नहीं करते, हमने छोड़ दिया
कि भैया टोपोग्राफी बहुत खराब है, टेरेन खराब है, हम यहां जाते ही नहीं है। जैसे भारत का जो कोस्टल लेंथ है वो पहले कुछ हजार किलोमीटर होता था, वो बढ़ गया था, क्योंकि जब हमने मैप किया, सर्वेइंग की सैटेलाइट के माध्यम से, हमें पता लगा कि जिस आइलैंड की मान लीजिए हम जो लेंथ है वो 10 किलोमीटर मान रहे थे, असल में 15 किलोमीटर है। तो यहां पर भी हम जिसे 22 मान रहे थे वो 42 किलोमीटर है। ऑपरेशन रीशेप चिकन नेक किया गया, सेना वहां भेजी गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहां पता लगा कि उस टेरेन के अंदर छोटे छोटे बांग्लादेशियों ने टापू बनाए हुए हैं। टापू मतलब 10 घर एक जगह जम गए, 50 घर एक जगह जम गए, 100 घर एक जगह जम गए, बांग्लादेशी आकर बैठ गए वो भारत की जगह में, और कहने लगे ये तो बांग्लादेश की जगह है, बांग्लादेश के गांव हैं। अभी मैंने एक वीडियो किया था कि 8 से 10 गांव ऐसे हैं जो बांग्लादेश के हैं और वो भारत में आना चाहते हैं। दरअसल पता ये लगा है कि वो भारत की ही जमीन है, वो बांग्लादेशी आकर बैठ गए, उन्होंने ये कह दिया ये जमीन हमारी है। और जब सर्वे किया गया तो पता लगा वो तो भारत की जमीन थी और बांग्लादेश क्लेम कर रहा था। उन सबको वहां से इवेक्ट किया गया, और जब सर्वे हुआ तो वो हमारा है। उस सारे इलाके को साफ किया गया, वहां पर नए रूट बनाए जा रहे हैं कि भैया आपको चिकन नेक के इधर से उधर जाना है तो मल्टीपल रूट्स तैयार किए जा रहे हैं। 3 गैरिसन बनाए गए थे वहां पर, यानी सेना को डिप्लॉय किया जा रहा है। किशनगंज, चोपड़ा, अभी देखिए कितने आसपास हैं। जब ये सब बनाया जा रहा था किशनगंज में, तो वहां के बाकायदा सीमांचल के लोगों ने, खास डेमोग्राफी वालों ने इसका विरोध भी किया था। उसके अलावा आर्मी कैंप बन रहा है, स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया जिसमें आर्मी हो, एयरफोर्स हो, या मल्टीपल जो एजेंसीज हैं वो यहां पे कोऑर्डिनेट करें और इसको सुरक्षित किया जाए। और यहां पर रेल कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, एयर कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है। अगर रेल कॉरिडोर यहां से बनता है तो उसको अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है, उसके लिए भी तैयारियां हैं। मान लीजिए भविष्य में चाइना है, बांग्लादेश है, जो भी एजेंसी, जो भी कोई एडवर्सरी है, अगर यहां पे कुछ करता है तो उसकी कनेक्टिविटी नहीं टूटनी चाहिए। कई किलोमीटर नीचे से रेल कॉरिडोर की बात चल रही है, और ये सब कुछ हुआ होम मिनिस्ट्री के तत्वाधान में, और 3 साल पहले ये तैयारी चली। आपको सुन, हम डिस्कस करते रहते हैं, अरे वहां पे अजीत डोभाल पहुंचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में, अरे अमित शाह पहुंच गए हैं, अरे फला डीजीपी पहुंच गए हैं, रॉ के हेड पहुंच गए हैं। ये चर्चाएं हो क्या रहा था उनके पहुंचने से? ये हो रहा था उनके पहुंचने से, मतलब भारत में बैठकर 10-10 गांव बना दिए बांग्लादेश के और भारत की जमीन को क्लेम कर दिया। 42 किलोमीटर ऐसा इलाका है जिसको भारत रिकवर कर चुका है, 2 किलोमीटर और है जिसको रिकवर करना है। फोर्टिफिकेशन है, एक तरीके से पूरा किला बना दिया इस पूरे इलाके को। राफेल यहां पर आपको मिलेंगे, S-400 यहां पर मिलेंगे, सब कुछ यहां पर तैनात किया जा रहा है। मतलब आपकी एरिया लगभग डबल हो गया और आपने एक गोली भी नहीं चलाई। ये किया है अमित शाह ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भी टास्क अमित शाह को देते हैं, फुल कॉन्फिडेंस होता है। देखिए वो जोड़ी इस तरीके से है कि कई बार होता है ना, आंखों आंखों में आप इशारा कर देते हैं, जो बहुत अच्छी दोस्ती किन लोगों की होती है, तो आंखों के इशारों में आप समझ जाते हैं क्या करना है। तो वही कॉन्फिडेंस मोदी को अमित शाह के ऊपर है, और अमित शाह का वही विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है कि भैया मुझे टास्क दिया है, मुझे पूरा करना है, और मोदी को पता है मैंने टास्क दिया है, ये कर लेगा। तो बांग्लादेश जो बार बार ये कहता था कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बांग्लादेश को अपने चिकन नेक का खतरा होना चाहिए। ये है टास्क नंबर 1। देखिए 370 में तो आपने भारत के में जो क्लेम्ड भूमि है, जो भारत के दायरे में है, जो भारत के एक तरीके से प्रभाव में है भूमि, जम्मू कश्मीर, उसका आपने कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन भारत के अंदर किया। यहां आपने जमीन को ही सिक्योर किया, आपने एक तरीके से भारत का नक्शा बदला है। अब 22 नहीं 42 पड़ी है, और हो सकता है कुछ समय में आप उसे 44 किलोमीटर की लेंथ, मतलब चौड़ाई है, यह पढ़ना शुरू करेंगे आप आधिकारिक डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद जो डेमोग्राफी, देखिए आपने उसे सुरक्षित किया, भारत को सुरक्षित करना है। आपने एक डेमोग्राफी पे हाई पावर्ड कमेटी बनाई है कि भारत में यह सुनिश्चित किया जा सके वो सारे कारण। देखिए एक डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर कौन है? जो बीमारी को जाने पहले, इलाज बाद में, कि इसमें इंजेक्शन लगेगा, कि दवाई लगेगी, कि बैंडेज लगेगा, कि कीमोथेरेपी होगी, कौन सा टेस्ट किया जाएगा, ये अलग चीज है, पहले बीमारी पता चले। उसीलिए जो डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है भारत में, और डेमोग्राफी चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अपने साथ वो जितने भी गलत काम है वो भी लेकर आते हैं।
तो उसको ठीक करने के लिए डेमोग्राफिक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई डेमोग्राफी पर, उसकी बैठक होती है 26 मई को, ये कमेटी बनाई जाती है, अभी 1-1.5 महीना हुआ होगा। उसके ऊपर शायद 3 बैठकें ऑलरेडी हो चुकी है अमित शाह की, उसकी से प्रायोरिटी पर लेकर अमित शाह चल रहे हैं। और उसकी एक बैठक अभी 1 या 2 दिन पहले हुई है, और उसमें क्या कहा गया, पहले क्या था कि 2027 तक इन्हें रिपोर्ट देनी है और 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। और अभी बैठक हुई, उसमें कहा गया एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, रिपोर्ट दो 1 साल के अंदर अंदर, और रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि क्या, कहां से डेमोग्राफी चेंज होती है, क्या उसका पैटर्न है, किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, सब कुछ उसके ऊपर एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। उसमें हर तरह का व्यक्ति है, जज से लेकर इंटेलिजेंस के व्यक्ति से लेकर इकोनॉमिक एक्सपर्ट तक, हर कोई उस कमेटी के अंदर है। तो डेमोग्राफी के ऊपर जिस हद तक अमित शाह, प्रधानमंत्री ने कहा था ना 15 अगस्त को कि भैया डेमोग्राफी के ऊपर हम काम करेंगे, तो उस टास्क को अमित शाह ने पकड़ लिया कि भैया मुझे करके देना है। और अभी 9 जुलाई को जितने भी एजेंसीज के हेड हैं उनके साथ अब अमित शाह बैठक करने जा रहे हैं, जितने डीजीपी हैं देश में सब पहुंचेंगे, आईबी, रॉ, ईडी, एनआईए, सभी एजेंसीज, उन सब के जो हेड है वो वहां मौजूद होंगे। जो बॉर्डर है उस पर जो एलआईयू की रिपोर्ट आती है बॉर्डर पर, वो सारी रिपोर्ट वहां प्रस्तुत की जाएंगी। यानी बॉर्डर को भी सुरक्षित करना है, बॉर्डर के अंदर भी सुरक्षित करना है, यह तय किया जा रहा है और इसको ही सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी आप पहले बॉर्डर सील करिए, फेंसिंग हो रही है, उसके बाद भारत में जितने भी इलीगल लोग हैं, देखिए 100% का सफाया होगा, संभावना बहुत कम है। 70, 60, 65, 80% भी अगर आप नंबर लाते हैं बहुत अच्छा, फर्स्ट डिवीजन भी लाते हैं बहुत अच्छा है। और क्या कहा गया, इस पूरी बैठक का एजेंडा क्या है कि इस इकोसिस्टम को कैसे तोड़ा जाए, इकोनॉमिक उनकी बैकबोन कैसे तोड़ी जाए, लॉजिस्टिकल सपोर्ट कैसे तोड़ा जाए, ये इस बैठक का एजेंडा है, और कोई एजेंडा नहीं है। सिर्फ ये है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसके लिए जो भी इन्वॉल्व है उसकी कमर कैसे तोड़ी जाए, ये इसमें तय होना है। इसको एज अ मिशन मोड लेकर अमित शाह चल रहे हैं। यानी चिकन स्नेक, डेमोग्राफी, तीसरा नक्सलिज्म ऑलरेडी खत्म, आधिकारिक रूप से खत्म। कोई 1 आध 2 जो 4 5 जंगल में भटक रहे होंगे, किसी भी दिन उनका भी ठाए ठाए हो जाएगा। 140 जिले, आप ये देखिए, रेड कॉरिडोर था भारत के अंदर, पशुपति टू तिरुपति कहा जाता था, और कभी यह माना जाता था कि भैया इसको तो खत्म करना संभव है, उसको खत्म किया। उसके बाद एफसीआरए का जो कानून आया है, ऑलरेडी पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। जो आपको कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है उसमें ही सोनम वांगचुक जैसा व्यक्ति खड़ा आपको दिखाई दे रहा है ना साहब, ये एफसीआरए की चोट है, इसलिए वो वहां खड़ा है, क्योंकि उसकी एनजीओ पर तलवार लटकी हुई है। पोर्टल बना दिया गया है। अब तक तो ये था कि कानून बनेगा, ये होगा वो होगा, गैजेट नोटिफिकेशन ला दिया गया। सरकार को ये पता है कि संसद में सब कुछ पास हो जाएगा, सब कुछ हम अगर जो भी फॉर्मेलिटी जहां जहां करनी है हम करने में सक्षम है। इसलिए मार्को रूबियो चिल्ला रहा है, इसलिए जितनी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं ये चिल्ला रही हैं, जान बचाइए साहब, क्योंकि फंडिंग, देखिए कुछ भी कीजिए, कुछ भी, आप भगवान का नाम भी लेते हैं ना, अगरबत्ती धूपबत्ती जलाते हैं, उसमें भी पैसा लगता है। यहां तो देश की डेमोग्राफी, देश का धर्म, देश का स्ट्रक्चर बदलने की बात चल रही है, तो कितना पैसा लगता होगा। अगर आप वहीं कमर तोड़ देंगे एफसीआरए के माध्यम से, तो दुख तो होगा, और वहां दुख हो रहा है। देखिए अब कांग्रेस चिल्ला रही है एफसीआरए के खिलाफ कि ऐसा कैसे करेंगे, वैसा कैसे करेंगे, सब वो है ना, सब शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। चिकन स्नेक, डेमोग्राफी, एफसीआरए, नक्सलिज्म और कुछ और कानून अभी संसद सत्र में ला रहे हैं। तो अमित शाह मिशन मोड पर हैं और उन्हें किसी को कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई उप प्रधानमंत्री का पद चाहिए, मैं नंबर 2 बनूंगा तब ये सब चीजें होंगी। नहीं, आज भारतीय जनता पार्टी में, पार्टी के अंदर, सरकार में सर्वे सर्वा मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन पार्टी में आज नंबर 1 अगर कोई है, नितिन नबीन नहीं है, अमित शाह है।
सरकार में नंबर 2 भले ही आपको राजनाथ सिंह दिखाई दे, लेकिन सबको पता है कि नंबर 2 अगर कोई है तो अमित शाह है। तो उन्हें जरूरत नहीं है कहीं साबित करने के लिए उप प्रधानमंत्री का, माफ कीजिएगा बार बार मुख्यमंत्री निकला, उप प्रधानमंत्री का वो टैग लेने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। अब लोग कंपेयर कर रहे हैं आडवाणी से और अटल बिहारी वाजपेयी से। देखिए तब दिक्कत थी, दोनों लगभग समान एज ग्रुप में थे, समान राजनीति उनकी चलती थी, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो पीएमओ और नॉर्थ ब्लॉक है और खासकर जो संघ के साथ जो प्रधानमंत्री ने जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनकी जो एक तरीके से रशाकशी चलती थी, तो उसमें कहीं ना कहीं इसीलिए उप प्रधानमंत्री बनाया गया आडवाणी को, उस चीज को बैलेंस करने के लिए। लेकिन आज के समय में वो कंपल्शन नहीं है। बहुत स्मूथ तरीके से बीजेपी और संघ के बीच का सामंजस्य बेहतर तरीके से चल रहा है। थोड़ा बहुत 2024 में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन चीजें अपेक्षाकृत रूप से शांत है। और अमित शाह 15 साल छोटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भैया दोनों बराबर हैं, ये हटते ही मुझे जमीन कब्जा लेनी है, नहीं, उनके पास भी भरपूर समय है। पार्टी पर कब्जा है, संगठन पर कब्जा है, डिलीवर करके दे रहे हैं, जनता के बीच में उनकी इमेज बेहतर है। और बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं कि शायद वो मुख्य प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कहीं चले जाएंगे, मतलब जब हट जाएंगे तो कहीं योगी आदित्यनाथ ना आ जाए, उससे पहले भैया सीट पे अपना रुमाल फेंक दो। भैया ऐसा नहीं है। अगले कार्यकाल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं, यानी कि लगभग अभी 8 साल का कार्यकाल मोदी का है। 8 साल बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। तो अभी से रुमाल फेंक देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये सब चंडू खाने की बातें। और अगर वो बनते हैं, मान लीजिए वो उप प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भैया आपको बहुत सारे कानून पास कराने, बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री तो किसी बात में 2-4 जगह अपना पुराना हवाला देकर, भैया मैं फला राज्य का बेटा हूं, मैंने वहां काम किया है, मेरे ये संबंध है, बहुत तरीके से वो मैनेज कर लेते हैं। अमित शाह फिलहाल जो कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगते थे अटल बिहारी के बरक्स, अब वो अमित शाह लग रहे हैं मोदी के बरक्स। तो शायद कहीं ना कहीं अभी कुछ जरूरत नहीं है, आपको अपने बहुत सारे कानून पास कराने हैं, चुनाव आने हैं, और अमित शाह वैसे भी खुला खेल रहे हैं। वो एक तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल है उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, डोमेस्टिक पे सारी पकड़ कहीं कुछ है तो वो अमित शाह ही कर रहे हैं, तो उन्हें जरूरत नहीं है। तो मुझे इसकी संभावना बहुत कम लगती है कि उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। ये जानबूझकर एक कियोस टाइप सिचुएशन जो है उसको क्रिएट करने का प्रयास है। और रही राजनाथ सिंह जी की बात, उसके ऊपर जो चर्चा चल रही है, भैया देखिए निश्चित तौर पर वो तो समय बताएगा। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि भैया क्योंकि पहले आपने एक एससी समाज से बनाया, फिर आपने एसटी समाज से बनाया, अब ये जो यूजीसी वाला मुद्दा है उस पर जिस तरीके से जो सवर्ण समाज है उसकी कहीं ना कहीं जो मोदी सरकार है उससे जो ठन गई है, उसको बैलेंस करने के लिए राजनाथ सिंह जी को बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के प्रेशर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ भी हो, वो इस तरह की प्रेशर की जो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत ध्यान रखते हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। बाकी क्योंकि राजनाथ सिंह जी का एक बेटा विधायक है, दूसरे को उपाध्यक्ष बनाया गया है, और संभवतः उन्हीं की सीट पर कहा जा रहा है कि उन्हें भी टिकट दे दिया जाएगा। अब बाप भी रहे, 2 बेटे भी रहे, तो संभावना कम है, और शायद पिताजी को थोड़ा सा साइड लगा दिया जाएगा। इस तरह की चर्चाएं हैं। अब मंत्रिमंडल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन 2-3 चीजें तो स्पष्ट है। देखिए रवनीत सिंह बिट्टू, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ा, उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, तो ये तय है उनका मंत्रिमंडल से जाना तय है। एक कुरियन साहब थे, वो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। अब चर्चा चल रही है नितिन गडकरी को भी बाहर किया जाएगा, निर्मला सीतारमण का भी पोर्टफोलियो चेंज किया जाएगा, धर्मेंद्र प्रधान को भी चेंज किया जाएगा या बाहर किया जाएगा। उसके अलावा हरदीप सिंह पुरी है। मैं बता देता हूं किस किस का चर्चा चल रही है। मनोज सिन्हा को लाया जा सकता है, जो उपराज्यपाल हैं, उनकी जगह जो पवन डेका है, आईबी के हेड है, उनको वहां का राज्यपाल बनाया जा सकता है। गिरिराज सिंह को हटाया जा सकता है, मनोहर लाल खट्टर को हटाया जा सकता है। ये सब नाम है जो हटाए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। मैं कोई किसकी कोई पुष्टि नहीं है, मेरी तरफ से कोई नहीं है, जो सोशल मीडिया में नाम चल रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। स्मृति ईरानी की एंट्री हो सकती है, अनुराग ठाकुर की एंट्री हो सकती है, श्रीकांत शिंदे, एकनाथ शिंदे के जो बेटे हैं, उन्हें शिवसेना के कोटे से लाया जा सकता है, क्योंकि अब उनका भी जो परिवार है वो बड़ा हो गया है। शक्तिकांत दास, आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, उनकी एंट्री हो सकती है। कोई फाइनेंस मिनिस्टर बता रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर में नाम वैसे पीयूष गोयल का भी चल रहा है। उसके अलावा राघव चड्डा, भैया 7-7 लोगों को लेके आया है,
तो उसके लिए भी कोई संभावना देखी जा रही है? अरुण गोविल मेरठ वाले, मुझे लगता है कि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का परफॉर्मेंस मेरठ के अंदर है और जनता जिस तरीके से अरुण गोविल की जो गैर मौजूदगी है उसको महसूस कर रही है, मुझे लग रहा है कि अगर सरकार बचे तो बहुत बेहतर है, मतलब उससे प्रधानमंत्री को बचना चाहिए। तरुण चुग, पंजाब का चुनाव आने वाला है तो संभावना यह है कि उनको भी बनाया जा सकता है, संघ के करीबी हैं, और उत्तराखंड से भी एक नाम है, उसको भी बनाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ऐसे 10, 12, 15, 20 नाम है जो घूम रहे हैं अपने अपने हिसाब से सब लोगों को कि भैया इसे राष्ट्रपति बना दो, इसे उप प्रधानमंत्री बना दो, ये जाएगा, ये आएगा, जो भी कुछ होगा। अभी लगभग 70 के आसपास मंत्री हैं मोदी सरकार में और 11 की और संभावना है। इसमें से कुछ नाम कटेंगे, कुछ आएंगे। और अब तक प्रधानमंत्री ने 5 बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, 3 बार ही, माफ कीजिएगा 2 बार ही बड़ा किया है, और इस बार संभावना बहुत कम है क्योंकि 11 की ही जगह है। आपको बहुत हटाने पड़ेंगे अगर बहुत सारे लोगों को अकोमोडेट करना है, आने वाले चुनाव के हिसाब से बहुत सारा अकोमोडेशन होगा। तो कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ऐसे मंत्री आए जो परफॉर्म करें। देखिए ये सब चर्चाएं 2, 4, 5, 10 दिन चलती हैं कि भैया ये बनेगा, ये हटेगा, सब कुछ वो, और ये सब मीडिया का खेल होता है क्योंकि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है। किसी का नाम किसी से जुड़ा है, किसी का हित किसी से जुड़ा है, वो उसका नाम प्रमोट करता है। अगर अपने वाले का प्रमोट ना करे, दूसरे का काटने का प्रयास करता है। तो जितने भी नाम आपको हवा में दिख रहे हैं ज्यादातर स्पॉन्सर्ड हैं, या तो उनके ऊपर हिट जॉब हो रहा है कि भैया ये गडकरी ऐसा है, गडकरी वैसा है, तो मंत्रिमंडल विस्तार से पहले खूब माहौल तैयार करो, या राजनाथ सिंह के खिलाफ तैयार करो, या किसी के पक्ष में तैयार करो। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन है मीडिया, हर कोई लगा है, लेकिन जो होना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही पता है कि कौन बनेगा, कहां बनेगा, किस तरीके से बनेगा, क्योंकि वही प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं का प्रेरोगेटिव है कि दरअसल में उन्हें किसे बनाना है। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि बनने के बाद अगला कैसा परफॉर्म करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग मुख्यमंत्रियों की भी खबर है, अभी किसी ने आज ही खबर चला दी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अगले सीएम होंगे मध्य प्रदेश के। अब राजस्थान वाले हटने वाले हैं, योगी आदित्यनाथ तो हर हफ्ते हटते ही हैं, खैर उनका तो नाम है ही कि भैया अब उन्हें राजनाथ सिंह जी को वहां भेज देंगे राष्ट्रपति बनाने, ये डिफेंस मिनिस्टर बन जाएंगे और अमित शाह का रास्ता साफ हो जाएगा। ये तो हर हफ्ते भैया ये तो लगे हुए हैं, खैर वो छोड़ दीजिए, जो कुछ भी होना है आपको पता लग ही जाएगा। खैर अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।